नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रवि प्रकाश फिर से आपके पास एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। ये 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि 18 जुलाई को इसमें वोटिंग होगी और 3 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, यानी 21 जुलाई को। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस साल किसी भी एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस प्री हो चाहे मेंस हो या इंटरव्यू हो, इससे पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सबको कंपाइल किया है, सबको मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने उसको प्रेजेंट करूँगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ प्रेसिडेंट इलेक्टेड व्हेन इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी ऑल नो दैट वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर the council of minister headed by the prime minister makes most of the decision, but we know that the rules and laws are only made in the parliament and president is the part of parliament along with Lok Sabha and Rajya Sabha. So bills are passed in the parliament and only after getting assent of the president it comes into act, it becomes an act. So it is very much important that president must assent to make any bill into act. तो प्रेसिडेंट के रिक्वायरमेंट इसलिए भी है क्योंकि वो पार्लियामेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड विदाउट हिज असेंट नो बिल कैन बिकम एन एक्ट। तो इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट का होना जरूरी है और प्रेसिडेंट के होने के लिए इलेक्शन जरूरी है बिकॉज आवर प्रीएम्बल स्पीक्स फॉर डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी वी नो दैट इट इज़ एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड पर्सन एंड ही शैल नॉट बी फ्रॉम द मोनार्की और हायरार्की। वो ऐसे कोई भी प्रोसेस से नहीं होंगे। ही मस्ट बी इलेक्टेड एंड फॉर दैट इलेक्शन वी नीड दैट द प्रेसिडेंट शैल ऑल्सो बी इलेक्टेड। तो हमारे पास जैसे हम जानते हैं जैसे यूके में वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे मोनार्की जो क्वीन है वो क्राउन होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, जबकि वहाँ भी पार्लियामेंट है। तो हम भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिपब्लिक है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसलिए वहाँ पे क्राउन जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हमारे यहाँ रिपब्लिक है इसलिए हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है जिसका हम इलेक्शन कराते हैं। तो आर्टिकल 52 जो है वो कहता है, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स दैट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मैंडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसके लिए हमें तो इलेक्शन कराना ही होगा क्योंकि हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और ये आर्टिकल 53 कहता है कि all the executive power of the union shall be vested in the president and it shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the provision of the constitution. Means all the executive power of the state. अभी मैंने कहा कि जो बिल एक्ट में बनता है वो भी प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही होता है। तो जो भी काम देश में होता है वो सारा का सारा जो होता है प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, भले वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व ना हो, बट विदाउट द प्रेसिडेंट इन्वॉल्वमेंट इट कैन नॉट बी डन इन एनी केस। तो प्रेसिडेंट की इसलिए रिक्वायरमेंट है और जब रिक्वायरमेंट है तो उस पोस्ट पे किसी का इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। वी ऑल नो दैट द प्रेसिडेंट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही टेक्स अ ओथ दैट he shall preserve, protect and defend the constitution. Under article 60 he takes an oath that he shall preserve, protect and defend the constitution. प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 में ये ओथ लेता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा और डिफेंड करेगा। तो इसलिए भी प्रेसिडेंट के पोस्ट का होना ज़रूरी है। बाकी इंडिया में कोई भी दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों, कोई भी ऐसा ओथ नहीं लेता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करेगा। अब ये आता है कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे होता है। तो उसके लिए आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 54 सेज दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया अनलाइक यूएसए एंड फ्रांस बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंप्राइजेज ऑफ ऑल द इलेक्टेड members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha as well as the elected members of
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होंगे वो लोकसभा राज्यसभा के सारे चुने हुए निर्वाचित सदस्य होंगे। उसके अलावा विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें मेंबर होंगे। मीन्स इट शैल बी कंसिस्टेड ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज comprises of the members of the elected members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha as well as the elected members of the state legislative assembly of all the states including NCT of Delhi and Puducherry. And the third question comes कि why does indirect election take place? ये इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्टली क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेसिडेंट चुनना है तो हम वो अमेरिका की तरह डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आता है कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ रियल हेड, इज़ अ रियल हेड और प्रैक्टिकली हेड, बट द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो दोनों इलेक्शन को अगर हम कराते हैं तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और दो इलेक्शन कंडक्ट कराने में काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे और ये हमारे ये जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। उस बर्डन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, बाकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव एक्चुअल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वी ऑल नो दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर लोकसभा में कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और वो मोशन पास हो जाता है, इट मीन्स गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। इसलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एक्चुअली दे रूल द गवर्नमेंट। ठीक है, तो देन इट विल बी वेरी टफ टास्क टू कंडक्ट टू इलेक्शन, वन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड सेकेंड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो वी हैव ऑप्टेड अनदर प्रोसेस इन विच वी कैन कंडक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर हु हैव बीन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम आ जाता है। उससे दूसरा अलावा क्या उसके अलावा एक और रीज़न है कि अगर हम अमेरिका फ्रांस की तरह अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर, और दोनों चूँकि इलेक्टेड मेंबर हैं, दोनों के पास पॉपुलिस्ट वोट है, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो ही हैज़ ऑल द पावर, देयर इज़ नो प्राइम मिनिस्टर टाइप ऑफ थिंग इन यूएसए, बट इन इंडिया actual head is the prime minister, and if we conduct the election of the president directly, then there will be a clash of interest because the president himself think that he is as powerful as the prime minister of India, so he may create a bit hurdle while ruling the government। तो इसलिए क्या होता है कि indirect election को हम प्रेफर करते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नॉट वोट। राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। तो क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, दे आर नाइदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया नॉर दे सिंबलाइज डेमोक्रेसी एज दे आर नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड they are only those members who have contributed remarkably in the field of art, science, literature, social service, etc. We only include them because we want to have the representation of an elite class in our parliament. That is why we means president nominate these members to represent their class into the parliament through Rajya Sabha, and they are
nominated by the president himself. So if the same president contests the election for the second time, there may be some biasness while voting for the president's election. That is why nominated members are not entitled to vote for the election, vote in the election of the president. तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. वाई डू इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है, तो ये आता है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं. एक्चुअली ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, और जो भी क्वेश्चंस का आंसर है वो सब कंसेप्ट पे है. आप जब इस पर गौर करेंगे तो आपको इसका आंसर खुद भी आ जाएगा. हम जानते हैं कि जो इलेक्शन एमएलसी का इलेक्शन होता है मोर और लेस सेम होता है राज्यसभा से, और बहुत से मेंबर्स होते हैं जो एमएलसी के, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है या तो नॉमिनेट होते हैं या एमएलएज उनको इलेक्ट करते हैं, या वो ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं या टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं. तो उनका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस है वो एक क्लास के लिए है. और हम ये भी जानते हैं कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. तो अगर हम कुछ स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिट करेंगे, तो उन स्टेट्स को जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उनके लिए ये एडवर्स हो जाएगा. बिकॉज द स्टेट हु हैव legislative council, they will have more votes than those states which do not have legislative council. So it will amount to unjust enrichment of those states like Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, etc. So to minimize all the unbiasedness, all the unjust enrichment, we provide that MLC should not participate in पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. तो ये एक रीज़न है. और जो प्रोपोर्शनल, वाई इज़ द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड. अब इसमें हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ क्यों करते हैं, तो क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, विच मीन्स मोर द पीपल हायर विल बी द रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. हम जानते हैं कि हम सभी को वोट करने के लिए इंडिविजुअल को तो परमिट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सो दैट द स्टेट विच हैज़ मोर पॉपुलेशन कैन हैव मोर वोट्स. लाइक वी नो दैट द स्टेट ऑफ यूपी विच इज हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन, ईच एमएलए has 208 votes, unlike Sikkim which is the least populated state of the nation which has only 32 votes. तो ऐसे हम करते हैं, जिस स्टेट के पास ज़्यादा वोट पॉपुलेशन होता है उसके वोटिंग उसके पास पावर ज़्यादा होता है. तो ऐसे ही हम सारे स्टेट्स के, लेकिन हम एमपीज़ के इलेक्शन में एमपीज़ के वोट्स में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम एमपी को, सारे एमपी को इक्वली ट्रीट करते हैं और सभी एमपीज़ को एक समान वोट दिया गया है, जबकि एमएलए के वोट्स को स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रखा गया है. अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम जानते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जो वोटिंग होती है उसमें जो वोट का जो परसेंटेज निकालता है वो 1971 के इलेक्शन में के अकॉर्डिंग होता है. अब हम सवाल दिमाग में आता है कि अभी तो 2022 चल रहा है और करीब करीब 51 साल होने को हैं, अभी भी हम 1971 के ये पॉपुलेशन को क्यों काउंट करते हैं. तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग 1970s में स्टार्ट हुआ एंड द गवर्नमेंट encouraged all the state to control their population by promoting family planning. So most of the state which are from the south, they effectively worked on that family planning and they managed to control their population more or less, which was far better than those states which are in north like UP, Bihar, Bengal, etc. Now when we start giving representation on the present voting, मतलब अगर हम अभी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ऐसे स्टेट जिन्होंने फैमिली प्लानिंग पे कोई काम नहीं किया या बहुत कम काम किया
उनको क्या होगा, उनके वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। और जो स्टेट जिन्होंने फैमिली प्लानिंग में बहुत अच्छा काम किया उनके वोट का परसेंटेज कम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि वैसे स्टेट को एक तरह से सज़ा मिलेगी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को अच्छे तरीके निभाया और पॉपुलेशन को रोकने के लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए। इसीलिए हम 1971 के पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, ताकि जो स्टेट उस समय जिस कंडीशन में थे, जिस स्टेटस में थे, उस समय जो उनका पॉपुलेशन था, उसके आधार पे ही अभी जो भी चुनाव हो प्रेसिडेंट का, उसमें जो वोटिंग हो उस प्रोपोर्शन में ही हो, ना कि प्रेजेंट में। क्योंकि प्रेजेंट में हम देखेंगे तो बिहार यूपी के वोट परसेंटेज बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में बहुत ही कम काम किया है। तो ये एक रीज़न है कि हमने 1971 के सेंसस को शामिल किया है पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि इज़ राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि, और ये क्वेश्चन नॉर्मली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो राइट टू वोट नहीं फंडामेंटल राइट है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब ये जो राइट है वो सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, और जितने भी इलेक्शंस के रूल्स हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। और इसको कहते हैं एडल्ट सफ्रेज, जो कि एक इम्प्लिसिटली इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 326 में। तो आर्टिकल 326 जो है वो एडल्ट सफ्रेज की बात करता है, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि राइट टू वोट ये आपका राइट है या नहीं है। तो अगर ये पूछे वेदर राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट और नन ऑफ द एबव, तो यू हैव टू मार्क इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइडेड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अंडर सेक्शन 62। तो इसके थ्रू इसको प्रोवाइड कराया गया है। अब आता है हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एनी सिटीजन हु इज़ born in India, मतलब एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी इंडियन सिटीजन हु इज़ ऑफ 35 years of age or above and is eligible to contest the election of Lok Sabha or state legislative assembly, then he is also eligible to become the president of India. तो कंडीशन क्या है? he must be the citizen of India, he must be of the age that is 35 or above, he must be 35 years old or above and he shall be eligible to contest the election of the Lok Sabha और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो लोकसभा के एमपी को या एमएलए के इलेक्शन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है, उस एलिजिबिलिटी के अलावा एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्या है कि वो 35 इयर्स का या उससे ऊपर का एज का होना चाहिए। क्योंकि एमएलए और एमपी के इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 है, जबकि यहाँ पर जबकि यहाँ पर जब हम एज की बात करते हैं तो वो कितना है? वो 35 ईयर्स है। ठीक है। अब एक क्या होता है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन ऑफ इंडिया और एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये एमएलएज के लिए भी होता है, एमपीज़ के लिए भी होता है, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में या कोई ऐसा पोस्ट जिसमें रेन्यूमरेशन मिलता हो या कोई पर्क एंड अलावेंसेज हो, वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहा जाता है। अमेंडमेंट करके कुछ ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, लेकिन ये एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे बाद में बात होगी। अभी हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा है वो 35 इयर्स या उससे ज़्यादा एज का होना चाहिए, तीसरा क्या है वो लोकसभा या एमएलए बनने के लिए एलिजिबल हो, चौथा है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड न करता हो,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो होल्ड ना करता हो। और जो नॉमिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ही मस्ट बी, हिज नॉमिनेशन पेपर मस्ट बी इंडोर्स्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टोरल एज वेल एज 50 प्रपोजर्स। तो उसमें क्या होंगे, 50 इलेक्टर्स जो होंगे वो होंगे प्रपोजर और 50 होंगे सेकेंडर। मतलब टोटल 100 इलेक्टर्स की ज़रूरत होती है प्रेसिडेंसी इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर को वैलिड बनाने के लिए। 50 इलेक्टर्स जो होंगे, मतलब या तो एमएलए हों या एमपीज़ हों, वो होंगे प्रपोजर, और जो 50 दूसरे होंगे वो होंगे सेकेंडर्स। ये दोनों के सिग्नेचर के बाद ही जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन पेपर होता है वो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज़ इस पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा किस लिए किया गया है, इसके पीछे रीज़न है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर सीरियस और ओनली सीरियस कैंडिडेट हु हैज़ बैकिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली could only contest in the election. Otherwise, the election will be populist, and anybody who wants to have some popularity can start contesting election, and then the value of election will go down. To uphold the value of the election and make it more serious, only those who are being seconded and proposed by 50 members each, either they are the member of the Lok Sabha, Rajya Sabha or state legislative assembly, then only their or his nomination paper can be accepted. तो इसका पर्पस क्या है कि ज़्यादा कैंडिडेट ना हो, क्योंकि इलेक्शन जो होगा वो उसमें वोट्स देंगे एमएलएज और एमपीज़ देंगे। अगर उनके द्वारा कोई मेंबर्स अगर प्रपोज या सेकेंड नहीं किया जाता है तो लाइकलीहुड है कि उसको कोई वोट नहीं मिलेगा और वो जीत नहीं पाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स के इलेक्शन में शामिल करके इलेक्शन के प्रोसेस को लेंदी क्यों करना, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होता है या उससे पहले भी, तो उस कैंडिडेट को सारी की सारी सिक्योरिटी दी जाती है। उसको स्टेट में, हर स्टेट में अपने इलेक्शन के कैंपेन के लिए इनविटेशन मिलता है। तो इन सब पे काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। अगर हर आदमी को अगर परमिट कर दिया जाए तो ये खर्च बढ़ जाएगा। उस खर्च को मिनिमाइज करने के लिए एक कंडीशन रखा गया है कि 50 इलेक्टर्स जो होंगे वो प्रपोज करेंगे और 50 जो इलेक्टर्स होंगे वो सेकेंड करेंगे, तभी नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होगा। अब आता है कि व्हाट इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़्यादा नहीं होता है, इट इज़ ओनली 15,000 एट प्रेजेंट। यानी हुएवर फाइल्स नॉमिनेशन ही ऑल्सो पुट 50,000 रुपीज़ एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड इन केस he doesn't get 1/6 of the total vote pooled, then his security deposit is seized by the election commission। मतलब उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। अगर तो इसे हम ये भी कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। काफ़ी कम होता है, जैसे लक्ष्मी सहगल जो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो उन्हें 1/6 वोट नहीं आए थे, या कई ऐसे इलेक्शन में जिसमें 1/6 वोट यानी 16.6% वोट्स नहीं आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो सीज कर लिया जाता है। अब आता है वाई एंड हाउ आर द वैल्यूज ऑफ वोट्स असाइन टू ईच एमपीज एंड एमएलएज और एमपी को वोट कैसे करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वोट्स आर असाइन टू ईच एमएलए ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज पर सेंसस 1971। 1971 का सेंसस क्यों है इसको मैं पहले बता चुका हूँ। एंड द नंबर ऑफ ऑल द इलेक्टेड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट असेंबली। तो हम क्या करते हैं कि 1971 में किसी स्टेट में क्या पॉपुलेशन रहा था, उस पॉपुलेशन को वहाँ के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं, मतलब जितने भी एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज, उनसे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सपोज़ कि पॉपुलेशन किसी स्टेट का 100 है 1971 में, और वहाँ पे 20 एमएलएज हैं, तो क्या होगा, हम 100 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो टोटल आएगा 5। तो वैसे ही होता है यहाँ भी
पहले क्या करते हैं, टोटल जो पॉपुलेशन 1971 के सेंसस में था उसको हम वहाँ के नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से डिवाइड कर देते हैं। एट फर्स्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट असेंबली एंड इफ द कोशेंट इज फर्दर डिवाइडेड बाई 1000, और उसके बाद जो भी कोशेंट आता है उसको हम 1000 से कर दें ताकि नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना रहे। एंड इफ द रिमाइंडर इज़ मोर देन 0.5 देन वी ऐड वन मोर वैल्यू। लाइक अगर 207.7 आया तो ये 0.5 से ज़्यादा है तो इसको हम 208 मान लेंगे। तो जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, अभी हमने लिखा है पॉपुलेशन जो मेंशन किया है वो है यूपी का, जिसमें क्या है 8,38,49,905। ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। जो ये टोटल पॉपुलेशन था 1971 के सेंसस में यूपी का 8,38,49,905, और वहाँ पे टोटल सीट्स कितनी हैं, वो हैं 403 है। तो इससे हमने डिवाइड किया और जो भी कोसेंट है उसको हमने 1000 से फिर डिवाइड कर दिया। जो टोटल आंसर आया वो आया 208.06। क्योंकि 06 जो है वो 0.5 से कम होता है, इसलिए हमने वहाँ का वोट परसेंटेज जो है एक एमएलए का वो हमने कितना काउंट किया, 208। ऐसे ही हमें पता है कि सिक्किम का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है स्टेट्स में, तो उसके एमएलएज के जो वोट ये वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, जो कि 32 होती है। उसी प्रकार एमएलए का कैसे हो गया। अब एमपीज़ का कैसे होता है, तो हम सारे स्टेट्स के एमएलएज के वोट्स को काउंट करते हैं इंडिविजुअली स्टेट वाइज, और फिर सारे वोट्स को हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करके हम लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज़ होते हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों का जो एडिशन आता है वो 776 आता है, क्योंकि 543 लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 233 राज्यसभा के होते हैं। तो टोटल जो वोट्स हुए वो 776 हुए। और एमएलएज के जो टोटल वोट्स होते हैं पूरे स्टेट्स के वो होते हैं 5,43,231। तो अभी ये कम हो गया है। वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है, इसलिए वहाँ कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनके वोट्स को इसमें काउंट नहीं किया गया है। वहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स भी नहीं हैं, लेकिन अभी तक थे जो, इसलिए उसको नहीं डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो मेंबर हमारे हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जो टोटल वोट्स हो जाते हैं वो 5,43,231 हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टर्स जो वोटर्स हैं असेंबली के उनको ऐड नहीं किया गया है। उसको हम 776 से भाग करते हैं, तो जो एक एमपी का वोट आता है वो 700 आता है। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा या राज्यसभा के सारे एमपीज़ का जो इंडिविजुअल वोट वैल्यू है वो 700 है। सो इफ़ वी काउंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज़ विल फाइंड दैट द टोटल वैल्यू ऑफ ईच इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर हम काउंट करें तो जितने एमएलएज के वोट्स हुए उतने एमपीज़ के भी होंगे। वो वजह क्या है कि हमने एमएलएज के वोट्स को ही एमपी से भाग किया है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या एमपी के वोट्स कम होते हैं? क्या कभी कम हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। इफ एनी स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व्ड then the MLAs of such state don't participate in the presidential election, and thus the total value of the votes of MLA falls down. As a result, the value of votes of MP also decrease. क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब महाराष्ट्र में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो एमएलए वोट्स नहीं करेंगे, तो टोटल जो हम एमएलए के वोट काउंट करके हमने जो निकाला था 5,43,231, वहाँ पे महाराष्ट्र के वोटर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो वो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। मुझे लगता है 5,02,090 के आसपास आता है महाराष्ट्र को हटाने के बाद। तो अगर हम महाराष्ट्र को हटा देते हैं तो फिर अब उसको हम 776 से डिवाइड करेंगे, तो ये फर्दर डिक्रीज होके 679 या 78 के आसपास आएगा। तो ये वोट 700 से घट के फिर कितना हो जाएगा, 678 या 679 हो जाएगा। तो यही है कि कोई भी असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वहाँ के वोटर्स, वहाँ के जो एमएलए होते हैं वो वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनके वोट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, और इसके रिजल्ट से क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वोट वैल्यू ऑफ एमपीज ऑल्सो डिक्रीजेस। लाइक नाउ
We know that in 2017 presidential election, the value of each MP was 208 votes, but now it has decreased to 700 in 2020 election. उस समय जो वैल्यू था वोट का एक एमपी का वो था 708, जो अब घट के 700 हो गया। अब आता है हाउ इज़ वोटिंग डन, वोटिंग कैसे होता है, ये लास्ट है। तो ये होता है सीक्रेट बैलेट पेपर पे होता है, जिसमें पार्टी का कोई भी सिंबल नहीं होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ दो ही इज़ फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बट ही इज़ सपोज टू बी न्यूट्रल। तो उसमें किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता है, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होते हैं उनका नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो 2017 से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो एमपी वोट देते हैं वो ग्रीन कलर के बैलेट पेपर देते हैं, और जो एमएलएज देते हैं वो पिंक कलर के बैलेट पेपर देते हैं। ग्रीन कलर के बैलेट पेपर और पिंक पे देने का वजह ये अलग है कि एमपीज़ के वोट्स को हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सारे के वोट्स बराबर हैं, तो हम काउंट करके उनको निकाल देंगे। और एमपीज़ के वोट के परसेंटेज अलग होते हैं और एमएलएज के अलग होते हैं, तो हमें सेग्रीगेट करने में ईजी रहता है। और जो वोटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होती है, जिसमें कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं और 4 में एक को मिला फर्स्ट प्रेफरेंशियल मिला 50% से एक भी ज़्यादा, तो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट कैंडिडेट को 48% मिला, सेकेंड को 23 मिला, थर्ड को 20 मिला, फोर्थ को 7, 8 so on मिला, तो अब तो इलेक्शन के लिए ज़रूरी है ही मस्ट बी इलेक्टेड बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज़ 1 वोट मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल वोट्स। हाफ वोट से 1 वोट ज़्यादा होना चाहिए। अब तो उसको 48% ही मिला, तो वो तो जीत नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो सबसे कम वोट पाता है उसको हम इस इलेक्शन से हटा देते हैं, और उसे जितने उसके जितने सेकेंड वोटर हैं, जिसमें जितने लोगों ने जिसको सेकेंड प्रेफरेंस मिला है उसको हम ऐड कर देते हैं सारे के साथ। जैसे मान लीजिए कि डी है, वो 4th कैंडिडेट है, उसको प्रेफरेंशियल वोट मिला है नंबर 1 एक नंबर पे 7%, लेकिन ए को सेकेंड प्रेफरेंस उसके बैलेट पेपर में या उसके नाम पर मिला है, वो 70% है। तो ये हम काउंट जो है हम उसमें प्रोपोर्शनलिटली उसका 7% का जो वोट है वो हम ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद कोई ना कोई कैंडिडेट जीत जाएगा। जब तक ये जीतता नहीं है तब तक उस वोट को हम एक एक कैंडिडेट को हटा के वोट को आगे ऐड करते रहते हैं। तो वोटिंग इज़ based on the system of proportional representation and preferences of the candidates. So each elected MPs and MLAs vote as per his preferences, which is given in serial number 1, 2, 3 so on. In the first round, the candidate has to secure absolute majority of total first preference vote, and that is 1 more than the half mark. हाफ मार्क्स मैंने बता दिया, उससे 1 वोट ज़्यादा लाना होगा। इफ़ मोर देन 2 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग एंड नन ऑफ देम गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, then the candidate having lowest number of first preference vote will be excluded from the contest, and his second preference votes shall be distributed among the other candidates, and the process will remain continue until a candidate gets the absolute majority. मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक कैंडिडेट कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं लाता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा तब होता है जब 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हों। अगर 2 से कम कैंडिडेट होंगे तो एक होगा तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएगा। जैसे जो नीलम संजीव रेड्डी थे 1977 में, वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। उनके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट जो हैं प्रेसिडेंट जो बने हैं उनके इलेक्शन हुआ है। तो मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं तो एक को 50 मिलेगा या दोनों को 50 मिल सकता है, या एक को 51 मिलेगा, दूसरे को 49 मिलेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन 3 होंगे तो पूरा कंडीशन है कि किसी मतलब अगर एक को 50% नहीं मिलता है तो पक्का पूरा कंडीशन है कि किसी को इतना कम मिला है कि उसके वोट को हम बाकी में ऐड करके हम प्रेसिडेंट का किसी एक को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिला सकें। तो क्या एक क्वेश्चन लास्ट में आता है, कैन द डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट? नो। इसका आंसर होता है नो, नेवर। प्रेसिडेंट्स के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं
वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। आपको याद होगा कि 2012 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो पी ए संगमा ने प्रणब मुखर्जी के इलेक्शन को चैलेंज किया था, ये कह के कि वाइल कंटेस्टिंग इलेक्शन ही वाज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। तो इस तरह से पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस होता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।